नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो अभी 72वीं बीपीएससी का आप लोग जितना भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आइए हम लोग एडुटेरिया का 72वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास बेहतर लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। कह रहा उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उचित उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। कथन 1 कह रहा है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए, सही कथन है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यह सही है। देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। देखिए, बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो हो जाएगा पृथक्कालीन किप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए जो हो जाएगा यह एक समान त्वरण से गति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट के लिए यानी अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो हो जाएगा निम्नलिखित में से सही कथन जो हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाला किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। यह जो हो जाएगा उसका निर्बल विस्थापन निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु को रेखीय संवेग दुगुना हो जाता है, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बदल जाएगी। तो 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। गेंद का अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा। जी इतना दिया है, 4 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है, एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल से एक साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कथन एक सही है। एक समान रैखिक गति में वेग में तत्कालिक परिवर्तन होता है लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है, यह गलत कथन है। एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है, यह भी गलत है। देखिए, इसमें केवल कथन एक सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चित्र किसी सड़क पर गतिमान एक कार का वेग समय ग्राफ दे रहा है। देखिए, वेग और समय ग्राफ दे रहा है। कह रहा ग्राफ का कौन सा खंड मंदन को प्रदर्शित करता है। मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। देखिए, बी से सी के तरफ जाना यानी वेग घट रहा है, उसी को ही मंदन कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे परावर्तन दिखाती है, सही कथन है। वे ऊर्जा का वहन करती है, यह भी सही कथन है। वे दाब डालती है, यह भी सही कथन है। वे निर्वात में आगे बढ़ सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगे कभी भी निर्वात में आगे नहीं बढ़ेगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 2 3। 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ध्वनि तरंगे से संबंधित कर रहा है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, यह सही कथन है। कथन 2 कह रहा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि गति बढ़ जाती है, यह गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम में कम हो जाता है, यह भी कथन गलत है। देखिए, इसमें केवल एक सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है।
समुद्र की गहराई मापने के लिए वह अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, सही कथन है। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि के स्पीड के समान रहता है, गलत है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके स्वसूचक तल पहुंचने के लिए एक समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है, यह सही है। देखिए इसमें सोनार के संबंध में 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया, 15 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया वैज्ञानिक और खोज है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए रोएंटजेन जो हो जाएगा एक्सरे किरण का खोज किया था। हेनरी बेकुलर जो हो जाएगा वह रेडियोधर्मिता की खोज किया था। जे थॉमसन जो हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। मैक्स प्लैंक जो हो जाएगा यह क्वांटम सिद्धांत दिया था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा तारों और सूर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कौन सा कथन सही है। देखिए सूर्य के एक पीले बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही कथन है। जो तारे सूर्य से अधिक विशाल होते हैं उसका जीवन काल हमेशा लंबा होता है, ये गलत है। देखिए एक सही है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर सूरज सफ़ेद दिखाई देता है, पीला नहीं, यह सही है। सूर्य के केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, ये गलत है। देखिए नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। 1 और 3 सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ मात्रा है, दूसरी तरफ एसआई इकाई है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए दीप्ति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ल्यूमेन होता है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेक्यूरल होता है। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। दीप्ति तीव्रता की एसआई मात्रक कैंडेला होता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक के बारे में कौन सा कथन गलत है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, सही कथन है। पारसेक को उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक खगोल इकाई एक आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, यह भी सही कथन है। पारसेक प्रकाश वर्ष की तुलना में दूरी की एक बड़ी इकाई है, यह भी सही है। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 1 पारसेक की दूरी के भीतर स्थित है, यह गलत है। देखिए गलत कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक तरफ वैज्ञानिक दिया है, दूसरी तरफ योगदान लिखा है, तीसरी तरफ मुख्य तथ्य लिखा है। देखिए मैक्स प्लैंक जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा ऊर्जा का परमाणुकरण का सिद्धांत दिया था और प्रावैगिक विपत्ति का समाधान किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हो जाएगा यह प्रकाश के विद्युत फोटोन पैकेटों के रूप में वर्णन किया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था। अब आगे देखते हैं। नील्स बोर। देखिए नील्स बोर जो हो जाएगा ऊर्जा संक्रमण सहित स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षाएं विकसित किया और यह केवल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन तंत्रों के लिए ही कार्य करता है। देखिए इसका मिलान हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ परिघटना है, दूसरी तरफ मुख्य विशेषता है। इसका मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए अल्फा उत्सर्जन कण के बारे में कह रहा है। परमाणु क्रमांक 2 से घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 से घटती है। जब अल्फा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है। जब बीटा का उत्सर्जन होता है तब परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाती है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। गामा का जब उत्सर्जन होता है न तो परमाणु क्रमांक बदलता है न ही द्रव्यमान संख्या। पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये गलत कथन है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ठीक ठाक थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन शून्य गति के साथ उत्सर्जित होता है, यह सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्स किरणों के साथ उत्सर्जित होता है, लेकिन किसी विद्युत की सतह पर आपतित रेडियो तरंग के साथ नहीं हो सकता, यह भी सही है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पल्सर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा कौन सा कथन सही है। देखिए, पल्सर के बारे में कह रहा है सही कथन कौन सा है। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करता है, सही कथन है। घूर्णन ऊर्जा की हानि के कारण समय के साथ किसी पल्सर का आवर्तकाल थोड़ा बढ़ जाता है, यह भी सही है। पल्सर केवल हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर ही पाए जाते हैं, ये गलत है। मिली सेकेंड पल्सर सामान्यतः पल्सरों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं क्योंकि वे अधिक पुराने होते हैं, ये गलत है। देखिए, 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। अभिकथन और अभिकारक है। अभिकथन में कह रहा है एक ट्रांजिस्टर एसी सिंगल को परावर्तित कर सकता है लेकिन डीसी सिंगल को परावर्तित नहीं कर सकता है, ये गलत कथन है। ट्रांजिस्टर में परिवर्धन इसलिए होता है क्योंकि आधार वेश में एक छोटा सा परिवर्तन संग्राहक धारा में एक बड़ा परिवर्तक उत्पन्न करता है। इस गुण के लिए समय के साथ परिवर्तन होने वाले इनपुट की आवश्यकता होती है, यह सही कथन है। देखिए, अभिकथन ये सही है लेकिन आर गलत है, आर गलत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। सब एटॉमिक कणों की खोज के बारे में कौन सा कथन सही है। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग के जरिए नाभिक की खोज किया है, गलत कथन है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉइल प्रयोग के जरिए न्यूट्रॉन की खोज किया, गलत कथन है। देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था। एंटी कणों का सैद्धांतिक भविष्यवाणी सबसे पहले नील्स बोर ने किया, जिसके बाद क्वार्ल्स एंडरसन ने प्रयोगों से इसकी पुष्टि किया, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। देखिए, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। एक भौतिक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर नीचे दिए गए 4 मात्रकों का रूपांतरण लिखते हैं। कक्षा को बताते हैं कि इनमें से कम एक गलत है। एक छात्र को गलत रूपांतरण की पहचान करनी है, तो कौन सा विकल्प गलत है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है, सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल होता है, यह भी सही है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 होता है, यह गलत है। देखिए, कथन सी गलत है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान एक मात्रक बराबर 1.46 गुना 10 पावर -27 kg होता है, यह भी सही है। देखिए, केवल 3 औसत है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित उपकरणों के मिलान उनके द्वारा मापी जाने वाली राशि और उनके सही अंतर्निहित सिद्धांतों का मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, एक तरफ उपकरण दिया है, दूसरी तरफ उपाय दिया है, तीसरी तरफ अंतर्निहित सिद्धांत दिया है। चुंबकत्वमापी, देखिए चुंबकत्वमापी जो हो जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकत्वमापी से किया जाता है। फिर जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका सिद्धांत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं गैल्वेनोमीटर, यह लघु विद्युत धारा है, यह धारा लूप पर चुंबकीय बल आघूर्ण करता है। आर्द्रता मापी, देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है इससे, यह बाष्पीकरण शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार मिलान हम लोग देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारक दिया गया है। देखिए, यूरेनियम 235 में नाभिकीय विखंडन शुरू करने में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, सही कथन है। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, इसीलिए उन्हें धन आवेशित यूरेनियम नाभिक से किसी भी प्रकार के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण का सामना नहीं करना पड़ता, यह भी सही कथन है। देखिए, ए आर दोनों सही है और आर ए क्या सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के 4 मूल बलों को सबसे मजबूत से सबसे कमजोर के क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है।
प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्थ आयु 10 दिन है। 40 दिनों बाद मूल नमूने का कितना % भाग अविघटित होगा? 1/16% भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर में कह रहा है दो नाभिक एक्स और वाई क्रम से अल्फा 6 बीटा -6 से गुजरते हैं। 6 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा? एक्स और वाई दोनों आवर्त सारणी में एक अलग अलग तत्व में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा और तापमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा और तापमान के संबंध में, ऊष्मा किसी पदार्थ के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का माप है, जबकि तापमान ऊर्जा का एक रूप है। यह गलत कथन है। समान तापमान पर स्थित दो पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। यह सही है। ऊष्मा हमेशा अधिक द्रव्यमान वाले पिंड से कम द्रव्यमान वाले पिंड की ओर प्रभावित होता है। यह गलत है। देखिए केवल 2 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, इसलिए जमीन की तुलना में धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4186 जूल पर केजी केल्विन होता है। जब पानी और लोहे को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि क्या होता है? यह जो हो जाएगा, लोहा तेजी से गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है अभिकथन और कारक है। अभिकथन कह रहा है जब 0 डिग्री पर बर्फ पिघल कर पानी बनती है तो तापमान स्थिर रहता है, भले ही लगातार ऊष्मा दी जा रही हो। सही कथन है। पिघलने की प्रक्रिया के दौरान दी गई ऊष्मा का उपयोग अंतर अणुओं बलों को तोड़ने और अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में होता है। यह भी सही है। देखिए 1 और 2 दोनों सही है और R का सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। घटना और अवधारणा दिया गया है, मिलान करने के लिए कह रहा है। 35 का मिलान करने के लिए कह रहा है। घटना नंबर 1 कह रहा है एक प्रेशर कुकर खुले बर्तन की तुलना में भोजन को तेजी से पकाता है जब क्वथनांक बढ़ जाता है। 100 डिग्री पर भाप से होने वाले जलने के घाव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने पानी से जलने वाले घाव की तुलना में अधिक गंभीर होता है। इसका मुख्य कारण है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गीले कपड़े उमस भरे दिन की तुलना में गर्म और सूखे दिन पर जल्दी सूखते हैं। इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा बाष्पीकरण का दर हो जाएगा। पसीना मानव शरीर को ठंडा करता है बाष्पीकरण शीतलन के कारण। इसका मिलान देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ,90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली चाय को एक गर्म कप 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले एक कमरे में रखा जाता है तो ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा चाय और उसके आसपास के वातावरण के तापमान में अंतर सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद शुरुआती चरण में चाय सबसे तेज़ी से ठंडा होती है। फिर उसके बाद चाय के ठंडा होने की दर धीरे धीरे कम होती जाती है। 3 नंबर में आएगा चाय कमरे के साथ तापीय संतुलन में पहुंच जाती है। 4था नंबर में होगा ऊष्मा क्षय की दर लगभग नगण्य हो जाती है, सबसे अंतिम में नगण्य हो जाती है। इसका सही क्रम होगा 2 5 1 4 3। 2 5 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के नियमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन कह रहा है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, न कि उसके दाब एवं आयतन पर। सही कथन है। एक रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन करता है क्योंकि वह ऊष्मा को एक ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड की ओर स्थानांतरित करता है। यह गलत है। शून्य से ऊर्जा उत्पन्न करना संभव है यदि साथ ही कहीं और उतनी ही मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो रही हो, तो यह भी गलत है। पूर्णतः व्यवस्थित क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य तापमान पर शून्य होता है। यह सही है। देखिए 1 और 4 सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह समझाती है जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है? देखिए वह जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखते हैं। देखिए एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ परिभाषा है, तीसरी तरफ उदाहरण है। देखिए विवर्तन घटना जो हो जाएगा अवरोध के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। परछाई के किनारे का धुंधला पड़ना यह विवर्तन का उदाहरण है। फैलाव जो हो जाएगा प्रकाश के रंगों का बंटना फैलाव के कारण होता है। प्रिज्म द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होना यह फैलाव के कारण होता है। ध्रुवीकरण जो हो जाएगा एक ही स्थान तक सीमित कंपन ध्रुवीकरण का उदाहरण है। धूप के चश्मे और एलईडी स्केल यह ध्रुवीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथन और कारक दिया है। कथन जो कह रहा है मानव आंख का लेंस एक उभय उत्तल संरचना है जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। सही है। कारक कह रहा है, कथन दो कह रहा है सिलियरी मांसपेशियां अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने के लिए लेंस की मोटाई को नियंत्रित करता है। यह भी सही है। देखिए दोनों कथन सही है। कथन दो कथन एक का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विद्युत सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्युत सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गलत कथन है। जिस टर्मिनल से विद्युत धारा बाहरी परिपथ में प्रभावित होती है उसे ऋणात्मक टर्मिनल कहा जाता है, यह भी गलत है। देखिए उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। एक सेल तब तक अनिश्चित काल तक बिजली उत्पन्न करता है जब तक वह परिपथ पूर्ण होता है, यह भी गलत है। देखिए विद्युत सेल के संदर्भ में तीनों का तीनों कथन गलत है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 का ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्यूज वायर को हमेशा श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, समांतर में कभी नहीं, ताकि फ्यूज वायर सर्किट का पूरा करंट ले सके और ओवरलोड के दौरान पिघलकर सर्किट को तोड़ दे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारक है। कथन 1 कथन 2 है। देखिए कथन 1 कह रहा है पुतली एक मांसपेशी है जो उस छेद के व्यास को नियंत्रित करता है जिससे होकर रोशनी आंख में प्रवेश करता है, यह गलत है। रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है, यह सही है। देखिए कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चुंबक और चुंबकत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक क्षर चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की जाती है, गलत कथन है। देखिए उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है। देखिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश काटकर दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। यदि इन दोनों हिस्सों का समतल सतहों को एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जाए कि घुमावदार सतह बाहर की ओर रहे तो इस संयोजन का व्यवहार किस प्रकार के लेंस जैसा होगा? तो उत्तल लेंस जैसा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटो डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फोटो डायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश को विद्युत धारा में बदलती है, सही कथन है। फोटो डायोड का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश का पता लगाने और उसे विद्युत धारा में बदलने के लिए किया जाता है, यह भी सही कथन है। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तांबे के चम्मच पर चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जानी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र देखता है कुछ जगह पर चांदी की परत बहुत पतली है। इसका सबसे संभावित कारक क्या है? देखिए सबसे संभावित कारक जो हो जाएगा विद्युत धारा बहुत कम थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए उपकरण और एसी का गुणधर्म दिया गया है, मिलान करने के लिए कह रहा है। देखते हैं इसका। देखिए एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ एसी का गुणधर्म है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन का गुणधर्म जो हो जाएगा जब एसी को किसी प्रतिरोधक से गुजारा जाता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। एसी को आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से। एसी मोटर जो हो जाएगा, एसी लगातार प्रवाह की दिशा बदलता रहता है एसी मोटर के सहयोग से।
पारेषण लाइनें ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए एसी को उच्च वोल्टेज पर प्रेषित किया जाता है पारेषण लाइनें के सहयोग से। अब अगला कथन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अरस्तु को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, गलत है। देखिए लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। भारत के महान ऋषि सुश्रुत को अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। देखिए महान ऋषि, यह गलत कथन है। महर्षि कनाद के अनुसार, महर्षि कनाद के अनुसार पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और पांचवी अवस्था प्लाज्मा है, यह भी गलत है। देखिए चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन है। इस प्रकार इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु डैश होते हैं, समान रासायनिक गुण के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ समस्थानिक है, दूसरी तरफ उसका उपयोग है। देखिए कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग जो हो जाएगा रक्त कैंसर को नियंत्रण में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की उपचार में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो वो गाड्रोज के नियम के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व जो हो जाएगा वह सोडियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो हो जाएगा वह सीजियम है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो जाएगा फ्लोरीन है। सबसे हल्का धातु तत्व जो हो जाएगा वह लिथियम है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिया। अब आगे देखते हैं। यूरेनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है इसमें, इसका अंतर हो जाएगा 238 में 92 घट जाएगा, वही इसका न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा 146 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उप संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। देखिए तीनों प्रकार के बंध जो हो जाएगा NH4Cl में पाया जाता है, अमोनिया क्लोराइड में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। देखिए एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जो हो जाएगा C2H2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में से जो हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। देखिए दुर्गंध युक्त मक्खन, लैक्टिक अम्ल, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बिच्छू का डंक मेथनोइक अम्ल सही है। अंगूर टार्टरिक अम्ल सही है। सिरका एसिटिक अम्ल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। एक घोल का pH 3 से 5 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा। 100 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन में पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान होती है। देखिए यह गलत कथन है। अपवाह सिद्धांत के अनुसार उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होती है। यह सही है। देखिए केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा लवण पेट की अम्लीयता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो वह लवण जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुलीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसमें एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, सही कथन है। बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार के गुणक होता है, यह भी सही कथन है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं, यह भी सही है। देखिए बहुलीकरण से संबंधित तीनों का तीनों कथन सत्य है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जितने बार चाहे उतनी बार ठंडा एवं गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है, ये गलत है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन ये सभी थर्मोप्लास्टिक है, यह सही कथन है। बेकेलाइट का निर्माण फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल की संघनन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, यह सही कथन है। देखिए सही कथन 2 और 3 है। इसका आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ईंधनों के सीटेन और ऑक्टेन नंबरों के संबंध में कौन सा कथन सही है। उच्च ऑक्टेन नंबर वाला ईंधन संपीड़न के तहत स्वतः प्रज्वलन के प्रति उच्च प्रतिरोध रखता है, सही कथन है। सीटेन नंबर डीजल इंजन की दहन गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का सूचक है, यह भी सही है। एन हेप्टेन को 100 का ऑक्टेन नंबर दिया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल इंजन में अत्यंत सुचारू रूप से जलता है, यह गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ प्रक्रिया है, दूसरी तरफ धातु है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए झाग प्लवन के माध्यम से जो हो जाएगा सल्फाइड एस्को का निष्कर्षण किया जाता है। मंड प्रक्रिया द्वारा निकेल का निष्कर्षण किया जाता है। वेन आल्केन विधि द्वारा जो हो जाएगा टाइटेनियम या जिरकोनियम का निष्कर्षण किया जाता है। लीचिंग विधि द्वारा बॉक्साइड या एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैस या इंजन को उसके औसत कैलोरी मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, फिर बायोगैस, सबसे प्राकृतिक गैस सबसे अंतिम में होगा। 69 नंबर क्वेश्चन फिर मिलान करने के लिए दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन एक तरफ खोज है, दूसरा तरफ उपयोग है। देखिए नरम कांच का उपयोग जो हो जाएगा खिड़की के शीशे और साधारण बोतल के निर्माण में किया जाता है। कठोर कांच का प्रयोग जो हो जाएगा उच्च तापमान दहन नलियों में किया जाता है। चमक पत्थर का कांच का प्रयोग जो हो जाएगा लेंस, चकमक पत्थर का कांच का प्रयोग लेंस, प्रिज्म, प्रकाशीय उपकरण के लिए किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग उष्मा प्रतिरोधी प्रयोगशाला उपकरण के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 70 नंबर क्वेश्चन करा विस्फोटक मिश्रण गन पाउडर की रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से शामिल है। देखिए गन पाउडर में मुख्य रूप से जो हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ उदाहरण है। देखिए टेक्यूलाइजर का उदाहरण बेलियम है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उदाहरण जो हो जाएगा नोबेस्टोल है। सड़न रोकने वाली दवा क्लोरोक्विसिलेनोर टेरिपिनॉल है। एंटी फर्टिलिटी यह जो हो जाएगा क्लोरोरेम्फेनिकॉल है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। समूह 17 हेलोजन, समूह 18 उत्कृष्ट गैस तत्वों के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन औसत है। देखिए औसत कथन कह रहा है फ्लोरीन हेलोजन के बीच असमान व्यवहार प्रदर्शन करती है जिसका कारण इसकी उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति है, यह सही कथन है। आधुनिक गोताखोर उपकरणों में ऑक्सीजन को तनु करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च दाब का पर मानक रक्त में इसकी विलेयता बहुत अधिक होती है, यह गलत कथन है। जिनोन पूर्णतः अक्रिय होते हैं और ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे अत्याधुनिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ भी यौगिक नहीं बनाता है, ये गलत है। देखिए 2 और 3 औसत कथन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन उपलब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है, यह सही कथन है। देखिए 2 और 3 औसत कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा कितने कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं कितने कथन हैं। देखिए भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉनों को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है। ये गलत है। देखिए कथन 2 कह रहा है तरल जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जिसका मुख्य कारण कम तापमान पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से पिंजरे जैसी संरचनाओं का बनना है। यह सही कथन है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम घुलनशील बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ये गलत कथन है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अम्लीय माध्यमों में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है लेकिन क्षारीय माध्यमों में अपचायक के रूप में कार्य करता है। यह सही है। देखिए इसमें 1 और 3 गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 2 वो सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कांच को नियंत्रित तरीके से गर्म करना और फिर उसे बहुत धीरे धीरे ठंडा करना ताकि उसके अंदर के तनाव दूर हो जाए, वह भंगुर ना हो, इस घटना को कहते हैं एनीलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों आज के सेट का हम लोग यह अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 75 तक। फिर पार्ट 2 में हम लोग 76 से लेकर 150 क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम लोग एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां की आज अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारक दिया है। अभी कथन कह रहा है तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान सोना चांदी प्लेटिनम जैसी अशुद्धियाँ एनोड मोड के रूप में नीचे बैठ जाती है। सही कथन है। ये कीमती धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है और एनोड पर मौजूद विद्युत अपघट विलयन में तेजी से ऑक्सीकृत हो जाता है। यह भी सही कथन है। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडिटोरिया सेट 8 का पार्ट 1 यानी 1 से लेकर 75 तक 72वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख लिए। अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।